दुनिया जहान में फंड प्रोग्राम लेना एक माथे पे बहुत बड़ा दब्बा होता है, क्योंकि आपने एक इमरजेंसी वार्ड में आप चले गए। इस पे कोई खुशी की बात नहीं है। हम वाहिद मुल्क है जहाँ खुशी मनाई जाती है फंड प्रोग्राम में। इस मेस में हम क्यों फंसे हुए इस वक़्त कंट्रोल जिसने किया हुआ है पाकिस्तान की हैं? इकॉनमी पे, उसमें चंद स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो एक्चुअली पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाता है, वो ब्यूरोक्रेसी है। हर 2-3 साल के बाद कोई इलेक्शन होके लंगी लुली पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, तो उसको वो थोड़ा-सा मिनिस्ट्रीज़ वग़ैरह मिल जाती हैं, लेकिन उन मिनिस्टर्स जो आते हैं उनको भी कोई कोई पता नहीं होता कि करना क्या है। नॉट कैपेबल ऑफ रियली रनिंग द इकोनॉमी इन एनी सेंस, बल्कि वो उल्टा इंटरफेरेंस इतनी करते हैं एंड दे आर इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, सो स्टेटस को के लिए, चेंज के लिए नहीं होती। एंड जो भी पावर्स हैं पाकिस्तान में, वो भी स्टेटस को ही चाहती हैं। पाकिस्तान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। सो वी आर लाइक 250 मिलियन पीपल। वी आर नॉट अ कंट्री जिसमें 2 मिलियन है या 2.5 मिलियन है, या किसी के तेल के कुएं पे बैठे हुए हैं और उसकी कमाई वो खा रहे हैं। अमंग्स प्रोबेबली द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें कि यूरोप जो है बूढ़ा हो गया है, चीन बूढ़ा हो गया है, अमेरिका इमिग्रेशन पे चलता था, बट वो भी अब कुछ कंट्रोल करेंगे तो वहाँ भी एक बढ़ापा आएगा। तो इस वक़्त अगर कोई यूथ है तो वो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, अफ्रीका में, हमारी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। अगर हम पानी को देखते हैं तो पानी की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। ह्यूमन कैपेबिलिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी दुनिया में सबसे कम है। विजन तो हम 4 बना चुके हैं, प्लान्स हम 17 बना चुके हैं, हर चीज़ फ़ेल कर चुकी है। और ये नहीं, विजन और वो प्लान जो हैं, विज़न वो तो तो हम फॉरेनर्स बनाते हैं, हम तो बनाते ही नहीं। वो होता है कि आपको किसी ने थोड़े से पैसे दे दिए और वो जो फ्लेवर ऑफ द मंथ है उसके ऊपर आपसे कोई काम करवा लिया, तो आपने कहा जी ये चले हम विजन 2025 बना देते हैं या विजन 2050 बना देते हैं या विजन फलाना बना देते हैं, लेकिन उसको मैं विजन नहीं कहता। उसमें प्राइम मिनिस्टर उसमें साहब हैं, वो रोज हाँ, कहते हैं मैं एक होम ग्रोन प्रोग्राम ला रहा हूँ। होम ग्रोन के लिए हाँ, वो स्टेफन डर्कन को ले आते हैं या बाहर से मैकेंजीज को ले आते हैं। तो हमारी मर्ज है ना। हमारा पंजाब का जो हुकूमत थी, आपको याद है जब चीफ मिनिस्टर साहब होते थे ये शहबाज शरीफ साहब, तो माइकल बाबर चलाता था। अब ये तो हाँ, हमारा प्रॉब्लम है ना, किसी और का तो नहीं ना। हाँ, तो ये सारे जो हैं ये ड्राइंग ड्राइंग रूम विजन्स हैं, ड्राइंग रूम स्ट्रेटजीज़ हैं। आप घर नहीं, पर बैठ के वजह क्या है? बताइए ना, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं बनती? आई डोंट थिंक अवाम ये चाहती है। ये अब ये असल क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ये कंफ्यूज किसने किया हुआ है। अवाम तो अपनी खुशहाली चाहती है। आई थिंक अवाम प्रॉस्पेरिटी चाहती है। अवाम चाहती है कि उनके पास फैसिलिटीज भी हो, उनकी कंजम्पशन भी ठीक हो, बच्चे भी सही पढ़ रहे हो, स्कूल भी अच्छे हों। अवाम जो है वो बड़े हमारे इन अ वे दे हैव ऑल द नेचुरल जैसे कहते हैं डिजायर्स। वेलकम टू सिया। थैंक यू वेरी मच जी। हम लोग सिया में कोशिश करते हैं सारे बड़े मुफक्किर, बड़े सोचने वाले आपके पास लेके आए और कोशिश करें टू हैव अ डायलॉग, एंड वी वांट यू टू पार्टिसिपेट इन डायलॉग। सो प्लीज सब्सक्राइब टू सी एलिटिक्स ऑन ट्विटर एंड टू हक इकोनॉमिक्स ऑन यूट्यूब। उस पर मेरा ख्याल एट सी एलिटिक्स है, वन ऑफ द टू। एनीवे, तो ये आप सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए ये जो बातें आप सुनते हैं हमसे, बेशक हमें क्रिटिसाइज करें, बेशक हमें बात करें, बट एक कॉन्वर्सेशन एक मुल्क में चलनी चाहिए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स पे कॉन्वर्सेशन नहीं है। कॉन्वर्सेशन सिर्फ है ये अपना पॉलिटिक्स पे, और वो भी एक किस्म की जाती पॉलिटिक्स पे। तो मैं हम जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं सी एनालिटिक्स पे और नदीम हक इकोनॉमिक्स पे, कि आपको ऐसी डिबेट लेके आए जो आपको इकोनॉमिक्स की तरफ लेके। तो आपको याद है हमने पहले काफी सारे वीडियोस किए हैं। आज हमने एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी को पकड़ा है, सलमान शाह साहब, जो एक्स मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे हैं, एंड ही इज डन अ लॉट ऑफ वर्क, अदरवाइज रिटन अ लॉट। तो शाह साहब को आज हम मैंने खास बुलाया कि ये हमें बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या किया जाए। तो मेरा ख्याल आज आपको काफी इंकशाफात और काफी अच्छी चीजें मिलेंगी। जो हमने देखा है शाह साहब, वो ये है
कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चल नहीं रही, बड़ी बुरी हालत में है, बड़ी बुरी हालत में रहती है। हर हुकूमत आती है तो सेलिब्रेट करती है कि हमने फंड प्रोग्राम साइन कर लिया। दूसरी चीज, हमने कुछ थोड़े इंडिकेटर्स इंप्रूव कर गए। वो 3-4 साल के बाद लगता है फंड प्रोग्राम भी बैठ गया। ये अगर कंप्लीट भी होता तो आधा कच्चा पसंदा कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम वापस उसी मेस में चले जाते हैं कि डिफॉल्ट के करीब आ गए और हम एक और फंड प्रोग्राम मांगे। दुनिया जहान में फंड प्रोग्राम लेना एक माथे पर बहुत बड़ा दबाव होता है, क्योंकि आपने एक इमरजेंसी वार्ड में आप चले गए। इस पे कोई खुशी की बात नहीं। हम वाहिद मुल्क हैं जहाँ खुशी मनाई जाती है फंड प्रोग्राम। और शाह साहब, ये मैं हर फाइनेंस मिनिस्टर को शामिल करता हूँ, चाहे बैंकर हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो, कि इस मेस में हम क्यों फंसे हुए। तो आप तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये बताइए, ये मेस में हम क्यों फंसे। जी नदीम, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एंड बिफोर वी गेट इनटू इट, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने पाकिस्तान में बहुत डिबेट कराई है एट द ग्रास रूट लेवल्स। आपने पाइड को एक्सेसिबल कर दिया है टू दी अवाम, और उनकी ज़बान में आपने इकोनॉमिक्स का सब कुछ जो है वो सामने रख दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में अब पता नहीं है किसी को कि व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ डीलिंग विद दोज इश्यूज, और क्या रिसर्च होनी चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना। सो दैट थिंग आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने वो तीली एक लगा दी है जो विच विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बिकॉज आवर कंट्री नीड्स दैट, ये हमारी ज़रूरत है। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि जो सवाल आपने पूछा है ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसमें आई थिंक वी हैव टू डाइव डीप इनटू इट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बिफोर वी गेट इनटू कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर बैकवर्डनेस, मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी हैं। So we are like 250 million people. We are not a country जिसमें 2 मिलियन है या 2.5 मिलियन है, या किसी के तेल के कुएं पे बैठे हुए हैं और उसकी कमाई वो खा रहे हैं। तो हम 250 मिलियन हैं। We are amongst probably the youngest population in the world. अगर आप देखें कि यूरोप जो है बूढ़ा हो गया है, चीन बूढ़ा हो गया है, अमेरिका इमिग्रेशन पे चलता था बट वो भी अब कुछ कंट्रोल करेंगे तो वहाँ भी एक बढ़ापा आएगा। तो इस वक्त अगर कोई यूथ है तो वो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, अफ्रीका में, एंड ईस्ट एशिया इवन इज एजिंग। सो हमें पाकिस्तान में एक तो हम समझते हैं कि आबादी जो है ये हमारे गले का तौक है, लेकिन इट कैन बी रियली बी अ बिग एडवांटेज। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की आपके अदारे ने भी खासी बातें की हैं, तो ये एक बहुत मेजर रिसोर्स है पाकिस्तान की। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो बाकी जो नेचुरल रिसोर्स, मसलन हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। अगर हम पानी को देखते हैं तो पानी की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है, और जाहिर है कि हमारी जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है उसकी प्रोडक्टिविटी भी दुनिया में सबसे कम है। किसी भी रिसोर्स को हम इस्तेमाल करने में नाकाम हो चुके हैं, और क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमें जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में नाकाम हो गए हैं सब, तो किस चीज़ में नाकाम हुए? मेरी नज़र में वी मस्ट हैव अ विजन इन पाकिस्तान कि भाई हम अगर 156 नंबर पे पर कैपिटा तो शाह इनकम जी, में आ रहे हैं। विजन तो हम 4 बना चुके हैं, प्लान्स हम 17 बना चुके हैं, हर चीज फेल कर चुकी है। और ये नहीं, विजन और वो प्लान जो है विजन वो तो तो हम फॉरनर्स बनाते हैं, हम तो बनाते ही नहीं। जी। जी, वो विजन जो हम बनाते हैं वो भी एक हमारी वो नेशनल विजन कभी नहीं हुई। वो होता है कि आपको किसी ने थोड़े से पैसे दे दिए, और वो जो फ्लेवर ऑफ द मंथ है उसके ऊपर आपसे कोई काम करवा लिया,
तो आपने कहा जी ये चले हम विजन 2025 बना देते हैं या विजन 2050 बना देते हैं या विजन फलाना बना देते हैं, लेकिन उसको मैं विजन नहीं कहता। विजन हैज टू कम फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड आपके अवाम में, आपकी लीडरशिप में, आपके इंटेलिजेंसिया में, इन इन सब से निकलनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि वर्ल्ड बैंक अगर आपको नहीं, पर कहता है बताइए क्यों नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती? देखिए हमारे अच्छा माशाल्लाह जो उसमें प्राइम मिनिस्टर उसमें साहब हैं, वो रोज हाँ कहते हैं मैं एक होम ग्रोन प्रोग्राम ला रहा हूँ। होम ग्रोन के लिए हाँ वो स्टेफन डर्कन को ले आते हैं या बाहर से मैकेंजीज को ले आते हैं। तो हमारी मर्ज है ना। हमारा पंजाब का जो हुकूमत थी, आपको याद है जब चीफ मिनिस्टर साहब होते थे ये शहबाज शरीफ साहब, तो माइकल बाबर चलाता था। अब ये तो हाँ हमारा प्रॉब्लम है ना, किसी और का तो नहीं ना। हाँ, तो ये सारे जो हैं ये ड्राइंग ड्राइंग रूम विजन्स हैं, ड्राइंग रूम स्ट्रेटजीज हैं। आप घर नहीं, पर बैठ वजह के क्या है? बताइए ना, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं बनती? हमारे जो अच्छा इकोनॉमिस्ट ये हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अवाम की नज़र में एक डायरेक्शन होनी ज़रूरी है कि हम अगर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, सबसे यंग आबादी है, तो हमें किसी से कम नहीं होना चाहिए और हमें दुनिया की 5वीं अगर लेट्स से इकोनॉमी पर शाह जी, यहाँ मैं बना थोड़ा सा लेते कहना हैं, चाहूंगा, तो क्या वो अवाम ने तो विजन बना ली है अपनी। अवाम तो जन्नत में जाना चाहती है, अवाम अ, इस्लाम चाहती है, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक कि अवाम ये चाहती है। ये अब ये असल क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ये कंफ्यूज किसने किया हुआ है। अवाम तो अपनी खुशहाली चाहती है। आई थिंक अवाम प्रॉस्पेरिटी चाहती है। अवाम चाहती है कि उनके पास फैसिलिटीज भी हो, उनकी कंजम्पशन भी ठीक हो, बच्चे भी सही पढ़ रहे हो, स्कूल भी अच्छे हों। अवाम जो है वो बड़े हमारे इन अ वे दे हैव ऑल द नेचुरल जैसे कहते हैं डिजायर्स पूरी दुनिया में जो क्या जी, आपका हाँ क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि ये अवाम क्या मेहनत करना चाहती है इन चीजों के लिए? ये अवाम क्या चाहती है इन चीजों के लिए इनकी औरतें भी काम करें? क्या अवाम चाहती है कि लड़कियां भी पढ़ें? नहीं, ये सिर्फ लड़कियों को हमने बुर्का पहना के बिठाना है। देखिए हमारी ये भी तो कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता अवाम नहीं आई चाहती है थिंक तरक्की। अगर आप देखें कि हमारा जो मसला है हमारी अवाम सब कुछ चाहती है। हम्म, अवाम अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी चाहती है। अवाम ख़वातीन के लिए काम भी करवाना चाहती है और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप ज़मीनों पे औरतें काम कर रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मतलब उनको आप कुछ कॉम्पनसेशन भी नहीं देते। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू कि हमारी अवाम नहीं चाहती या हमारी अवाम जो कोई बहुत दकियानूसी है। आई थिंक हमारी जो दकियानूसी है वो हमारी एलीट दकियानूसी है, हमारी लीडरशिप दकियानूसी है। और पाकिस्तान में जो इस वक़्त कंट्रोल जिसने किया हुआ है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, उसमें चंद स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो एक्चुअली पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाता है, वो ब्यूरोक्रेसी है। और अगर तो वो हर 2-3 साल के बाद कोई इलेक्शन होके लंगी लूली पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, तो उसको वो थोड़ा-सा मिनिस्ट्रीज़ वग़ैरह मिल जाती हैं, लेकिन उन मिनिस्टर्स जो आते हैं उनको भी कोई पता नहीं होता कि करना क्या है। एंड हम्म। दे आर रियली नॉट केपेबल ऑफ रियली रनिंग द इकोनॉमी इन एनी सेंस, बल्कि वो उल्टा इंटरफेरेंस इतनी करते हैं। एंड दे आर इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एक कॉम्बिनेशन बन जाती है सो स्टेटस को के लिए, चेंज के लिए नहीं होती। एंड जो भी पावर्स हैं पाकिस्तान में, वो भी स्टेटस को ही चाहती हैं। वो भी नहीं चाहती अच्छा कि जी, कोई स्टेटस को क्या मतलब? अगर आप स्टेटस को चेंज करना चाहें, व्हाट वुड यू चेंज, इन व्हाट ऑर्डर? लेट्स टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल। एज एन इकोनॉमिस्ट बताइए, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, आप अगर आज को आज हुकूमत दी जाए, आपको तीन बड़े चेंजेस करें तो आप क्या करेंगे? देखिए मैं लेट्स नॉट गेट इनटू एग्जैक्टली व्हाट मैं करूँगा, बट सबसे पहले बात जो है ना व्हेन आई लुक एट इट कि रियली ग्लोबल काइंड ऑफ सिनेरियो में देयर इज़ अ रेस ऑफ नेशंस। और वो जो रेस ऑफ नेशंस है उसमें बहुत से ममालिक ने अपने लोगों की ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की हैं और हमारे सामने हैं। यू एंड माई सेल्फ वी हैव बिन हेयर एवर सिंस पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। वी आर दी पोस्ट वॉर जनरेशन
तो हमने तो देखा है कि बहुत से ममालिक हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम पॉवर्टी and they have really transformed themselves. They have transformed the lives of the people. Germany post reconstruction है, यूरोप की reconstruction है, सोवियत यूनियन का collapse है, ईस्ट एशिया की राइज है, मलेशिया की राइज है, चाइना की राइज है। तो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों ने अपने हालात बदले हैं। और I would say, to cut a very long story short, most of the countries which have really been able to achieve something, at least अब contemporary era में, those who have been able to get rid of the bureaucracy and bring in a market economy in its raw form, they have really started to तो deliver. इसको अगर मैं समराइज करूं, विल यू एग्री विद ट्रम्प एंड मिलेई के जी हम वो गवर्नमेंट को खत्म करें, कम करें? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Exactly. I mean, if you look at Malay, he has amazingly done things. आधी से ज़्यादा ministries उसने बंद कर दी हैं, and he has given golden handshakes to lots of bureaucrats, and he has freed up the economy. And there is an index called the Economic Freedom Index, and I was listening to one of his speeches in which he said, "Okay, I have taken my economic freedom from my negative to a number where he is at par with Germany and more advanced countries in terms of deregulating the economy and the market economy." और उसमें वो बड़ी कामयाबी हुई है। And not only that, he has done it in a very short time period, and जो भी indicators आप लेते हैं IMF के और इधर उधर के, वो सारे उसने बहुत बेहतर कर लिए हैं। And he has whipped inflation, 2-2.5% की इन्फ्लेशन को वो नीचे 20-25% पे ले आया है। उसने बजट को दुरुस्त कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर कर दिया है। अर्जेंटीना इकोनॉमी is growing at 6-7% already, and it will probably go into double digits. It's going to be the uh, new high growth economy. And similarly, I think Trump is absolutely right कि जो खर्चा अमेरिका कर रहा है in its budgets, so he is tasked them to cut it by about $3 trillion. And that means he has to reinvent the government. He will totally digitize it. He will bring in technology. He will eliminate useless नहीं तो फिर बताइए, work. आपके एक्सपीरियंस में, यू वर फाइनेंस मिनिस्टर, आपके एक्सपीरियंस में क्यों नहीं हुआ? ये हफीज शेख भी था, दो बड़े इकोनॉमिस्ट और 3-4 बड़े बैंकर्स भी आ चुके हैं, पर हम हमेशा एक ही चीज सोचते हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, वी थिंक देयर इज अ पेनलेस सोल्यूशन। हम तो पेन लेने को तैयार नहीं। हमारे अगर 2.5 बंदे बाहर निकला है, वो सेक्रेटरीट के मुलाजिम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आधा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मिलते हैं, तो हम फौरन उनके आगे लेट जाते हैं कि तुम्हें हम दे देते हैं सब्सिडी और मराहत और दे देते हैं वगैरह। तो हमारे मुल्क में क्या ये कैफियत है इसकी डिसीजन लेने में? नहीं, आई थिंक बेसिकली हमारा जो पावरफुल लोग है ना, लेट्स से द पावर रिजाइड्स इन द प्राइम मिनिस्टर, और मे बी इट रिजाइड्स इन द आर्मी, और मे बी इट रिजाइड्स विद द प्रेसिडेंट। ये जो लोग हैं, इनका जो एम है वो ये है कि यार कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर टिंकर कर दें और इकोनॉमी बस चल पड़े, और हमारे जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं वो ठीक रहें, और हम ये कह सकें कि जी हम ग्रो कर रहे हैं एंड वी आर फाइन एंड नथिंग इज गोइंग टू रॉक द बोट। तो वो एलिमेंट है। सो व्हेन यू एंड मी एंड हफीज शेख और somebody else is put into place in this big machine, तो हम एक कॉग बन जाते हैं उस मशीन का। उसको चेंज हम नहीं कर सकते। हमें वी नीड somebody who is above all of this and who says कि यार this is enough. I want to grow at 10%. I want to have economy which is नहीं, पर फिर competitive इसके लिए globally. बताइए, ये तो आप वो ठीक कह रहे बंदे हैं, इसके वो लिए, हमारे पास नहीं है। पर हर डॉक्टर जब दवा देता है तो उसमें दर्द जरूर होती है। क्या हमारी इकोनॉमी ऊपर चल सकती है दर्द लिए बगैर? वी नीड टू टेक द पेन।
नहीं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 24-25 प्रोग्राम कर चुके हैं आईएमएफ के, और एज सून एज उसकी एक दो हम किस्तें ले लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हो जाते हैं जो हमने सेट किए होते हैं कि चलें ये इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी कम हो गई है, स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी हो गई है, कोई फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा कम हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो वी डिक्लेयर विक्ट्री एंड देन वी से कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नाउ वी वांट टू कोस्ट, एंड देन वी वांट टू नॉट ओनली कोस्ट, देन वी वांट टू स्प्लर्ज and give the money and spend it which doesn't belong to us, and we go back to the same issues कि वो twin deficits आ जाते हैं, वो IMF वाले सारे फिर वापस आ जाते हैं, और ये अमल हमारा 24 दफ़ा हो चुका है। उसके बाद हमारा एक और भी है कि अगर ये आईएमएफ प्रोग्राम के साथ-साथ फिर उसकी ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लोग भी आ जाते हैं क्योंकि ये उसके पार्टनर्स होते हैं। ये फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के थोड़ी बहुत फैंसी चीज़ें जो स्पाइस ऑफ द मंथ होती हैं वो ले आते हैं कि ये आप काम कर लें तो हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आवर ब्यूरोक्रेसी इज़ द इम्प्लीमेंटर ऑफ एवरीथिंग। सो वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उस पे काम वो बिल्कुल नहीं करते। एंड सेकेंडली इफ यू आर गोइंग टू गेट a World Bank consultant to come and design your education system or your other or your utilities or anything like that, तो वो कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसके साथ पैसे लेने के लिए तैयार है लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कई अच्छी चीज़ें भी बताएँगे तो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। So I mean case in point is कि we have been वापडा को 1990 में आपने कहा कि जी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं और एक कम्पेटिटिव पावर मार्केट बनाएंगे, और 1990 में ये कहा कि जी ये 10 साल में या 15 साल में ये एक कम्पेटिटिव पावर मार्केट बन जाएगी, अनबंडलिंग हो जाएगी, एंड देन द गवर्नमेंट विल गेट आउट ऑफ इट and you will have a power sector which is competitive and which is affordable and which is everything. But none of that thing was actually done. वो क्यों नहीं हुआ शाह जी, ये मुझे बताइए। बड़ा मुहिम्मा है कि पावर सेक्टर जो है वो 25 साल से नुकसान करी जा रहा है, और हमारे हिसाब में मुल्क का तकरीबन 7.5 या 10 ट्रिलियन रुपया जाया कर चुका है। ये हमारी लॉसेस में जेबें चला खाली गया, कर दी। जाया हो चुका है। ठीक है ना जी, ये हाँ, पैसा जो है एजुकेशन बजट से ज्यादा ही है। ठीक है, अगर आप सोचिए, और ये हमारा नुकसान हुआ है, ये नहीं हमने खुद किया, हमारा नुकसान हुआ है। तो मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर आज हम एक कमीशन बिठाएं और इसका कौन जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? कोई एक बंदा नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल कोई है, एक ग्रुप भी नहीं है। सारे ग्रुप्स हैं, सारे नहीं, कौन? देखें जी, एक तो बड़ी क्लियरली अगर आप के पास फुल एजेंडा था कि आपने एक प्राइवेट competitive मार्केट बनानी है, तो उसका फेलियर बनाने में कामयाब ना होना का मतलब है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी ने भी नहीं कोऑपरेट किया और आपके सियासतदानों ने भी नहीं उसको आगे लेके गए, और बल्कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सी बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो होने चाहिए थे वो भी नहीं यूज़ किए गए, फॉर वेरी सिंपल रीज़न कि जब आपने आईपीपीज लाए तो आपने कंपेटिटिव बिडिंग तक नहीं कराई, even though it was a very closed transaction, but उसमें कम से कम आप competitiveness ला सकते थे through a competitive bidding process which we never did, और हमने कहा जी शाह कि जी एक सेकंड, शाह जी एक सेकंड, यहाँ रुक जाए। हम्म हमने सिस्टम में नहीं बनाया, कोई रिस्पॉन्सिबल है। मुझे याद है ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था इंडिया में, मिनिस्टर रिजाइन कर गया। मुझे याद है कोई कहीं भी दुनिया में होते हैं लोग रिजाइन कर जाते हैं चीजें। अभी रिसेंट एक और रिजाइन किया था कहीं बाहर, जब लगा के गड़बड़ है। मुझे याद है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का था, उसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज है, उसने रिजाइन कर दिया। एक तो पॉलिटिशियन रिजाइन नहीं करते। दूसरा, हमारे मुल्क में एक चीज है जो कई मुल्कों में नहीं है, वो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, तो ही इज इन चार्ज ऑफ द सेक्टर। वो उसका एक काम होता है कि वो हर सेक्टर का इंचार्ज हो, वहां से वो गाड़ियां भी निकालता है, वहां से वो अपने बंदे भी लगवाता है, वहां से वो लोगों को दबाता भी है।
तो क्या उसका कसूर नहीं है? अगर पावर सेक्टर किसी सेक्टर में गड़बड़ हो, कसूर उसका नहीं है, प्रिविलेज सारे उसके हैं। क्या ये निजाम हमारा, मैं सही समझ रहा हूँ या गलत है? देखिए, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज द लिंचपिन ऑफ द सिस्टम ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। उसने पावर सेक्टर को, फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वुड नेवर लाइक टू हैव अ competitive power market in which he has no role to play. नंबर टू, उसने जितनी अपॉइंटमेंट्स वो करेगा, जितनी रिकमेंडेशंस के जे डिस्कोस में उसको लगा दो और फलाने को इधर भेज दो और फलाने बोर्ड्स में कौन बैठेगा, कौन सा माल आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगी, ये सारी चीज़ों के वो कैसे अपने हाथ से जाने देगा। सो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज वेरी मच इंश्योरिंग द स्टेटस को। वो बातें करेगा सारी, जाके कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करके आएगा, लेकिन नीचे से आपका काम नहीं होने देगा। जो मिनिस्टर साहिबान हैं, दे आर ओनली इंटरेस्टेड in passing, having a good time in the ministry, and if they can make some money in that process, so that is a very big attraction. कोई jobs किसी को दे सकते हैं तो वो बड़ी अच्छी attraction है, but for able to look at के reforms को implement हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, and what is the performance of his ministry and how it can be improved, वो मिनिस्टर अपना रोल नहीं समझता कि वो he तो is फिर मुझे there एक बात to बताइए, overlook everything. आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम में परफॉर्मेंस तो है ही कोई, There is no परफॉर्मेंस की performance मेजरमेंट ही valuation. कोई नहीं है, ठीक है ना जी? अब एक और हाँ, हमने निजाम बनाया हुआ है जो मुझे याद है, आपको भी याद होगा, डॉक्टर महबूबुल हक ने, माशाल्लाह बड़े आदमी थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आई रियली थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, और माशाल्लाह उनकी इज्जत हमें करनी चाहिए, बट चीजें आगे निकल जाती। उन्होंने 1960s में एक किताब लिखी थी, क्या कहते हैं उसको, वो स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। उससे पहले हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप आया था, आपको याद होगा, हमने पापा नेक से भी इत्तेफाक वेबिनार किया था। हार्वर्ड, हमारे पास पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट कोई नहीं थे, हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप ने आके हमें बताया कि प्लानिंग करो, और महबूब अल्लाह ने फिर उस पर किताब लिखी, और जो प्लानिंग का मॉडल था वो जिसको हम कहते हैं टू गैप मॉडल, कि जी हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप भी है, डॉलर गैप भी है। तो उसके लिए उन्होंने कहा डॉलर इकट्ठे करो और जनाब अपनी इन्वेस्टमेंट लेके कोशिश करो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। मेरे ख्याल उस वक्त के लिए बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने पीएसटी बनाया, 5 ईयर प्लानिंग बनाई। अब आप बताइए, माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है, कि ये 5 ईयर प्लानिंग क्या हमारे यहाँ चली कि नहीं चली, ये चल रही है कि नहीं चल रही, खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई, ये जो पीएसटीपी का निज़ाम है क्या ये ठीक है, क्या ये खत्म हो जाना चाहिए? इंडिया ने वही निज़ाम किया था, इंडिया ने, मोदी साहब ने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया। क्या हमारे यहाँ ये काम होना चाहिए कि जरा इस पे स्पेसिफिक बात करें ना? जी, आई थिंक देखें, व्हाट व्हेन आई लुक एट इट कि हमारी जो स्टेट लेवल की प्लानिंग है, तो आई थिंक इट इज टोटली काइंड ऑफ अ फॉसिलाइज्ड सिस्टम। हम्म, वो स्टेट की उस किस्म की प्लानिंग जो है वो आपको मुसीबत में ही डालेगी। इट इज़ नॉट, नंबर वन, इट्स नॉट मार्केट बेस्ड, इट डजंट गेट द टेस्ट ऑफ द मार्केट, सो उसमें आपका खर्चा जो है, देयर आर नो रेट्स ऑफ रिटर्न्स व्हिच एनीबॉडी इवन कैलकुलेट्स नाउ। अभी तो आपका पीएसडीबी सारा बन जाता है, तो आई डाउट इट कि इफ एनीबॉडी इवन बॉदर्स अबाउट आईआरआर, वो शायद कंप्यूटर दे देता होगा, बट इन इफेक्ट दैट आईआरआर इज प्रॉब्ली नेगेटिव। एंड हम्म, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट मशीनरी, it really retards your economic growth rather than enhancing it. So वो तो हमारे प्लानिंग का बिल्कुल नहीं है मामला। बट आई थिंक कि दूसरी साइड पे अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज को और पाकिस्तान की पोटेंशियल को कैसे आप एक डायरेक्शन दे सकते हैं, तो उसमें आप बहुत काम कर सकते हैं। बट इफ यू आर सेइंग कि मैं ये जाके वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स बना दूंगा या यहाँ पे मैं कोई स्पेसशिप बना दूंगा, तो वो ऑब्वियसली काम नहीं चलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू रियली लुक एट what is the problem faced by the country in its local areas, local। अब चाइना ने मसलन जब किया है, इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड कंट्री, बट डेवलपमेंट हैज बीन टोटली लोकल। और वो जो मेयर्स का कुछ उन्होंने एम्पावर की है,
to make decisions. But I think in our case, we have absolutely a very, very शाह जी हम centralized. लोकल गवर्नमेंट तो चाहते ही नहीं ना, हम हाँ, लोकल गवर्नमेंट तो चाहते ही नहीं, और हमारा जो और निजाम है जो हालांकि गवर्नमेंट दिया था लोकल जल्दी गवर्नमेंट में आई मीन एक प्रॉब्लम ये है नदीम कि आप पीपल लिव इन द लोकल एरियाज, मतलब बिल्कुल सही। आपके लोग जो बट हैं शाह जी they हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, डीसी है ना, कमिश्नर है ना। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज कि वो लोकल गवर्नमेंट को आपने क्या करना है। आई मीन वी हैड, आपको पता है कि वो एनआर क्या था, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, एनआरबी, व्हिच वांटेड टू क्रिएट दैट थिंग। तो उसमें बहुत बड़े मसले थे। द पॉलिटिशियंस वुड नेवर एग्री टू गिविंग सो मच पावर डाउन एट द लोकल लेवल। और उस वक़्त जो थोड़े बहुत नाज़िम वग़ैरह बने थे, some of them performed very well, but most of them were thwarted by the higher levels. So ये सिस्टम लोकल लेवल पे बाय आपको विच करना लेवल्स, हम पड़ेगा। हायर लेवल्स कह रहे हैं, हु आप कह रहे हैं हायर लेवल्स हु? The provincial government and the federal government, ministers. नहीं For प्रोविंशियल, example, देखिए ना जब the provincial assembly, आज तक उन्होंने तो वो provincial finance commission ही नहीं किया ना कि भी लोकल लेवल पे आपने कोई पैसा बचाना है और उस लोकल लेवल पे वो किसने खर्च करना है। तो डीसी के थ्रू आप काम करते हैं ना, यू आर नॉट गिविंग इट टू द लोकल काउंसिल्स एंड टू अच्छा, पर मुझे मेक ये इट बात बताइए, फर्दर हाँ बट कि एक चीज मुझे कैपेसिटी बताइए। भी, आई मीन वी हैव नॉट हाँ डेवलप्ड लेट्स द कैपेसिटी लेट्स ओवर गेट देयर। इट लेट्स गेट इट कैपेसिटी डेवलपमेंट। शाह जी मुझे तो लफ्ज पसंद, कैपेसिटी डेवलपमेंट इज सच अ डोनर लफ्ज, सच है नहीं नहीं, ओरिएंटलिस्ट लफ्ज कैपेसिटी के गोरा आके इन द कैपेसिटी बनाएगा। इन द सेंस कि अगर आपने अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट्स को ग्लोबली इंटीग्रेट करना है, अगर सियालकोट को आपने वाकई एक मार्केट, दुनिया की मार्केट उसने करनी है, तो सियालकोट के एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी गिवन द फुल फ्रीडम टू डू इट, and they have to be given also the support in terms of बट शाह जी infrastructure. ये मुझे मुझे ये टर्म नहीं, शाह जी आई एम सॉरी आई डिसएग्री, मुझे ये टर्म बिल्कुल नहीं पसंद, गिवन गिवन गिवन। भाई मुझे गिवन बताइए नहीं, ये क्या चीज मतलब है? एक बेसिक सड़क तो बनती है ना यार, अगर नहीं, आपने एक, अब सड़क मैं तो बनी आपको हुई है। बड़ी हमने इंटरेस्टिंग, हमने मैंने एक इंटरनेट। एक बड़ा आपको मैं इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं जी जी। कि वी वर लुकिंग एट वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट इन इन द पंजाब गवर्नमेंट। तो द क्वेश्चन वाज कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब वर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपोर्ट सेक्टर, तो उसका डेटा कलेक्ट किया। एंड वजीराबाद हैड $200 million of exports. तो वी वांटेड टू नो कि भाई ये क्या वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो माय फीलिंग वाज कि इट इज पॉसिबली कटलरी आइटम्स, डिनर वेयर, जो हम अपने चमचे कांटे पूरे पाकिस्तान में वजीराबाद से बन के ही आते हैं मोस्टली, या इंपोर्टेड होते हैं, तो वहाँ से शायद हम एक्सपोर्ट्स कर रहे होंगे। सो व्हेन वी वेंट टू talk with the people over there, okay, what was being exported. So we found out that their biggest export was swords and daggers for the American market, and all the Hollywood uh, for Gladiator and Gladiator 2, and उसमें जो तलवारें हैं वो यहाँ से वजीराबाद से बन के जा रही थी। And the question was कि how can we improve this? So they told me कि जी we can't even ask the buyer to come and visit us. मैंने कहा वो क्यों नहीं? Because they said कि if they come over here, they will say कि ये तो आप मटीरियल ही ठीक नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये स्टैंडर्ड्स ही नहीं ठीक हैं, और यहाँ पे तो हेल्थ इश्यूज भी हैं और फलाना इशू भी है। So I think the state of the industry over there, with lack of research, lack of designing, lack of everything, वहाँ पे I think you could have a facilitative role in the sense कि आपकी यूनिवर्सिटीज अगर कोई हैं वहाँ पे वो कोई सपोर्टिंग रोल कर सकती हैं, डिज़ाइन में कर सकती हैं, रिसर्च में कर सकती हैं। क्योंकि इफ़ यू लुक एट द स्माइल कर्व, where for any global value chain, you start with
R&D, and you do the design work, you do the manufacturing, you do the marketing, you actually promote your product globally. तो वो सारी chain हमारी जो है वो, it's not a smile curve in Pakistan. There is no smile curve over here because they are very स्माइल कर missing. बताइए क्या होता है, जरा ऑडियंस को स्माइल कर जल्दी से बता दें। देखिए, स्माइल का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू चेन है, आप किसी भी लेट्स से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वैल्यू चेन बना के बैठे हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चाहिए बहुत कैपेबिलिटी। फिर आपको मटेरियल्स की बहुत कैपेबिलिटी चाहिए कि लिथियम और ये वो फलानी चीज़ें वो सारी आएँ और उसमें बैटरीज कैसे बने। फिर उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग इज़ एक्चुअली एट द बॉटम ऑफ द स्माइल कर्व। सो सबसे ऊपर जो होती है चीज़, उसका सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल R&D हैज़ वेरी हाई रिटर्न, द मटेरियल डिज़ाइन हैज़ वेरी हाई रिटर्न्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ वेरी लो रिटर्न्स पर शाह बिकॉज़ जी, हमें तो तो हमने R&D इस तरह चाहिए की ही। आपको हमने हुकूमत की में कोई याद नहीं की। होगा, हमने एक्चुअली वी आर नॉट इन, पर शाह यही जी मैं बात कर रहा मुझे था कि भी याद है, अगर आप मुझे 5वें भी सबसे बड़े मुल्क हैं और आपने ग्लोबल मार्केट्स में जाना है, एंड सो यू आर टोटली इल प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि देयर इज नो R&D, देयर इज नो डेवलपमेंट वर्क। मैन्युफैक्चरिंग हम लाइसेंस के तहत कुछ थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और फिर मार्केटिंग भी हमारी नहीं होती, और मत आगे शाह जी, जाके पॉइंट ये है, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मैं सुनता हूँ मीटिंगों में बात, आप भी सुनते होंगे, मीटिंगों में बात होती है, जब R&D की बात करो तो आपके मिनिस्ट्रान और खासतौर पे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील, नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील, लेट्स कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर वो कहते हैं कॉपिंग के लिए उनके पास डोनर्स होते हैं जो कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस ले लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बात याद करूं प्लीज, आपको याद होगा हमने एक मर्केंटाइल एक्सचेंज बनाया था वहां कराची में 25 साल पहले। वो आज तक क्या कर रहा है, शिकागो का सोना ट्रेड करता है, यहाँ सोने का कॉन्ट्रैक्ट, सोना भी नहीं सोने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है। मतलब शिकागो का ब्रोकरेज हाउस बना हुआ है, उसमें कुछ 200 बंदे हैं, फारग बैठे हुए हैं, और एक बड़ा को बैंकर CEO लग जाता है, वो फारग बैठा हुआ है, पर ठीक है, शिकागो का ट्रेड हो रहा है। इसी तरह हाँ, हमने बिजली में मतलब वो 50 टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर इकोनॉमी। टोटल आई मीन पाकिस्तान डिस्कनेक्ट। अच्छा, वो दूसरा, उसका तो कोई है ही तलक ही कोई नहीं। आप बिजली में हमारे पास 50 इदारे, अभी 3 नए बन रहे हैं। डिजास्टर के लिए हमने 25 इदारे बना दिए। भाई एक फ्लड आता है साल में, उसके लिए हमने 25 इदारे बना दिए। एक अर्थक्वेक आया था 50 साल में, उसके लिए हमने डिजास्टर के लिए को 50 इदारे बना दिए। रोज नए इदारे बन रहे होते हैं, रोज नई इदारे। अब स्मॉग आ गई, स्मॉग के 3 इदारे बन गए हैं। तो ये भी तो मुझे बताइए ना, खुदा के वास्ते, ये इदारे क्योंकि करते इसका क्या है? जो मैंने आपसे, इससे मैं लिंक कर लूं पहले सवाल से जो मैंने आपसे पूछा था, ये जो नहीं देखें, PSTP है, ये जो PSTP है, ये इनपुट बेस्ड प्लानिंग है, इनपुट बेस्ड प्लानिंग है। व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस बेस्ड? दुनिया परफॉर्मेंस बेस्ड पे चली गई थी मार्गरेट थैचर के जमाने में, हमारे पास अभी परफॉर्मेंस बेस्ड है ही कुछ नहीं। और ये इनपुट बेस्ड इकोनॉमी जस्ट एक किस्म की डिजायर्स ऑफ सम पॉलिटिशियन है ना, कि मुझे एक सड़क बना दो, मुझे एक अस्पताल बना दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच इन अ प्लान्ड वे। सो वो तो बिल्कुल, आई मीन इट्स लाइक अ ग्रेवी ट्रेन। हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है ना, वो ग्रेवी ट्रेन मॉडल है। तो फिर क्या किया जाए, शुरू करें ना, बताएं ना मुझे, क्या आई प्लानिंग कमीशन थिंक के साथ क्या किया जाए? स्पेसिफिक बातें बताएं, प्लानिंग कमीशन के साथ क्या किया जाए? आई थिंक प्लानिंग कमीशन को खत्म होना चाहिए। दिस प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन इसकी खत्म कर देनी चाहिए। लेट द पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स, दे डू फाइंड देयर ओन फाइनेंसिंग एंड दे डू इट ऑन देयर ओन, और उसके रिटर्न्स लेने हैं तो लें, नहीं लेने तो ना लें। अब पूरे अच्छा, मुल्क उसके लिए तो नहीं होना चाहिए, बट आई दूसरी थिंक, चीज, आपकी पुरानी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या काम है, मुझे समझ नहीं आती। देखिए आपका, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द जस्ट शुड बी डीलिंग विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपके जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है और क्यों खर्च हो रहा है, और उसमें कुछ आप बेहतरी ला सकते हैं, और पैसा आपका आ कहाँ से रहा है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं इकोनॉमी के लिए। आई बट थिंक वी हैव नो उसमें, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, वी हैव नो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, क्या करें? नहीं नहीं, हमारी तो डू है वी ही हैव नहीं है ना। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस?
आई तो थिंक फिर दिस मिनिस्ट्री ईयर ऑफ इफ फाइनेंस यू का क्या काम है अगर वो एक्सपेंडिचर मैनेज नहीं कर सकते? हम एक्सपेंडिचर एलोकेट जो कर रहे हैं और पैसा जो हम दे रहे हैं और बस उसी में है, देयर इज नो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड देयर इज नो फिस्कल मैनेजमेंट। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि इस वक्त आपने इस साल का बजट अगर आप ले लें, आई डोंट नो हाउ फार वी आर ऑन दैट बजट नाउ, इट इज टोटली 28 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। 28 trillion for a country like Pakistan is enormous amount of money. And when I say 28 trillion, it means that provincial government and federal government in combination are going to spend, according to the budget, 28 trillion rupees. और इसलिए हम देख रहे हैं कि उसमें कोई कटौती करने की किसी ने बात ही नहीं की, जो करता है उसको फारग कर देते हैं। And very recently, Shehbaz Sharif government set up a committee टू लुक एट दी, जो आपने इनिशियल बात की कि कौन से डिपार्टमेंट्स को हम फारग कर सकते हैं, तो 50 डिपार्टमेंट्स पे अपेरेंटली दे वर्कड ऑन इट एंड Kaisar Bengali was a member of this and he resigned from the committee because he said they are not very serious and at the end of the day फिर PWD को उन्होंने बंद कर दिया एंड देन दे सेड, वो कोर्ट्स ने उसको स्टॉप कर दिया कि भाई आप इनको कैसे बंद कर रहे हैं, ये तो बंद ही नहीं हो सकते। सो आई थिंक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट और व्हाट मिले इज डूइंग इन अर्जेंटीना, वो यहाँ पे नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ टोटल काइंड ऑफ, वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ, टोटल जो है, आप आईएमएफ भी रिफ्यूज कर दे फर्दर आपको पैसा देना और आपके दोस्त ममालिक भी अगर पैसा ना दें, तो शाह जी तो एक बात फिर बताइए, आपको फिर ये हमारी हुकूमत में कौन सा इदारा हमारी हुकूमत में काम कर रहा है? कोई इदारा काम कर रहा है? डू वी नीड अ फुल गवर्नेंस रिफॉर्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या कोई इदारा काम कर रहा है? फॉर एग्जांपल हमारी कौन सी मिनिस्ट्री, मुझे बताइए। एक तो मैंने प्लानिंग और उसका पूछ लिया, कॉमर्स डिवीजन क्या करती है, देखिए इंडस्ट्री मैं डिवीजन तो क्या करती है, देखें ये एक तो चीजें क्या करती है इतनी मिनिस्ट्री में? हाँ नहीं, एनर्जी डिवीजन क्या करती है? जी पहली बात तो ये है कि द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क इज के व्हाई डू वी नीड 20 और 30 मिनिस्ट्रीज, और उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विद इन दैट मिनिस्ट्रीज व्हाई डू वी हैव हंड्रेड्स ऑफ associated departments and entities with them, और एक किस्म का जीरो बेस्ड बजटिंग टाइप कोई चीज करनी चाहिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती है कि भाई यू जीरो बेस्ड जस्टिफाई, बजटिंग भी समझा दें, मैगी थैचर और रेगन ने की थी, क्या थी जीरो बेस्ड बजटिंग, ये भी बता दें। हाँ यू हैव टू basically justify the budget which is provided to you कि what benefits you are giving एंड उसमें अगर आप नहीं कोई जस्टिफाई कर सकते तो देन यू विल हैव टू शट डाउन। एंड इवन आई थिंक आई वाज लुकिंग एट सम रिफॉर्म्स इन न्यूजीलैंड जहाँ पे हर डिपार्टमेंट की they have actually got a financial statement of the department with the balance sheet and they have, every department has to show कि what were the resources at their disposal और उस resources को उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया and what has been the rate of return for the public on that on those resources. तो I think मॉडल तो हैं but you need commitment by the top level rulers of Pakistan. वो समझते हैं कि by tinkering we'll be okay and ये जो ग्रेवी ट्रेन है ये चलती रहेगी, मौजें करते रहेंगे, अवाम कैन गो टू हेल। आई मीन द पीपल, एवरी इंडिकेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल बच्चा जी, हमारे इज, वजीर आई मीन आजम तो स्टंटिंग हमें देख लो, गुर्बत देख लो, बच्चों की बच्चा एजुकेशन जी, देख। हमारे जो हुक्मरान हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब रोज अनाउंस करते हैं, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पहले भी इमरान खान साहब भी करते थे, उससे पहले जरदारी साहब भी, एवरीबडी, हर प्राइम मिनिस्टर, मुशर्रफ साहब भी करते थे, जिया साहब भी करते थे। यूग के जमाने में हम कॉलेज में थे तो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट हुआ था। हम हर साल कहते हैं माशाल्लाह हमने बहुत कमाल कर दिया है, अब बस तरक्की पे राह पे गामजान हो गए, चल पड़े हैं। वो हर साल अब आगे जाते फट जाते हैं। तो ये बताइए, आखिरी कंक्लूजन की तरफ चले, कि ये क्या वजह है
कि हम इतनी बढ़के मारते हैं और फिर हमारे मुल्क के पास आते हैं। अब देखें ना शाह जी, मुझे तो हैरानगी होती है, बेलारूस से हम ताउन कर रहे हैं और बेलारूस पे हम डिपेंड कर रहे हैं। अब मैंने बेलारूस विकिपीडिया पे जाके देखा, मुझे तो पता भी था बेलारूस क्या है। तो हाँ बेलारूस से पॉपुलेशन लाहौर से कम है, और ठीक है रशिया के साथ है, मैं भी चले खैर उस तरफ जाते ही नहीं। हाँ, पॉइंट ये नहीं कि वो हर भी। साल नारे लगते हैं हम्म। और हम कभी कोई रिफॉर्म की जो बात करते हैं, आपका रिफॉर्म से क्या मतलब है? बिकॉज हमारे लोग रिफॉर्म को सोचते हैं जैसे आईएमएफ कहती है रिफॉर्म का मतलब है टैक्स और बढ़ा दो। क्या आप ख्याल है रिफॉर्म का मतलब सिर्फ टैक्स बढ़ाना है? नहीं, आई थिंक आई मीन मेरी नजर में इफ यू लुक एट व्हाट डेंग सियाओपिंग डिड इन चाइना, हम्म, he had a economy which was a very bureaucratic communist party controlled economy, हम्म, and he realized कि ये काम नहीं चलेगा, हम्म, and he said कि let's now, and his famous quote आपको याद होगा कि it doesn't matter if the cat is white or is black or white as long as it catches mice. But what did he actually do? He transformed a very bureaucratic communist system into a social market economy. Now that is a very big transition. उस ट्रांजिशन में उसने क्या क्या किया? उसने नंबर वन, कम्युनिस्ट पार्टी का डायरेक्ट कंट्रोल इन द इकोनॉमिक मैटर्स उसको खत्म किया। उसने ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल सेपरेट किया। उसने फेडरल गवर्नमेंट को मेयर्स की इकोनॉमी से सेपरेट किया। And he created incentives for the mayoral economy to participate in the market economy. मतलब उसने निज़ाम के स्ट्रक्चर को बदल दिया, उसने निज़ाम के तरीक़ेकारों को बदल दिया, उसने निज़ाम के बंदों को बदल दिया। सो आई थिंक पाकिस्तान, अगर आपने पाकिस्तान में रिफॉर्म्स करनी हैं, so number one, I think structure of the government has to change. We don't need so many ministries as we just talked about के zero based budgeting करके फ़र्क कर सकते हैं। We need to know कि federal government और provincial government का क्या definitions, roles क्या हैं। Then we need to know within the government कौन से processes हैं और उनको हम कितना simplify कर सकते हैं। When we talk about deregulation and all that, it's all this bloody process. वो जो प्रोसेस है उसमें लोगों को आपने जकड़ा हुआ है, वो प्रोसेस को आपने फारग करना है और मिनिमाइज करना है, इंटरफेरेंस मिनिमाइज करना है, और उसके बाद फिर आपने परफॉर्मेंस भी जज करनी है कि व्हाट इज रियली द परफॉर्मेंस। अब आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने पाकिस्तान में बड़ी तो अच्छी बात की कि ये डीरेगुलेशन और प्रोसेस की, ये हमने पीएडी में जब मैं था, खैर मैंने ही मेजर किया, भूल जाए पीएडी को, पुरानी बात हो गई। हमने मेजर किया था कि जी हुकूमत का जो फुटप्रिंट है वो तकरीबन 70 से 80% ऑफ जीडीपी है। वो यानी कि हुकूमत फुटप्रिंट का मतलब ये चीजें कंट्रोल करती है। वो हाउसिंग सेक्टर में बैठी एब्सोल्युटली। हुई है, वो सारी सीमेंट सेक्टर में बैठी हुई है। मार्केट क्या होती है? मार्केट जो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो। अच्छा, वो हमारे डीसीज प्राइसेस फिक्स करते हैं। तो ये सोवियत यूनियन ने तो 1990 में फिगर आउट कर दिया, उन्होंने भी फिक्स कर लिया कि हुकूमत प्राइस नहीं फिक्स कर सकती, पर हमारे हुकूमत अभी अभी तक तक कर रहे हैं। वो कहती है, मरियम बीबी कहती है कि जी प्राइस फिक्स करो, उंगली उठा के तुमने रोकनी है कीमत। पता नहीं, एक और चीज है, होर्डिंग भी है। एक और चीज मुसीबत है कि हमने कैलकुलेट किया स्लाज, ये जो आप प्रोसेस की बात करते हैं ना, एफिडेविट लेना तो फलाना लेना तो फलाना लेना तो ये लाना वो लाना, इतनी मोटी फाइल बन जाती है। अगर मैंने कुछ भी काम घर बेचना, इतनी मोटी हाँ, फाइल इंडस्ट्री लगानी तो कमरा भर जाते हैं इन चीजों से। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए आखिर में, कि मार्केट की आप बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर मुझे हर बार ही डांट पड़ती है। मार्केट का लफज इस्तेमाल करूं किसी गैदरिंग में तो मुझे डांट पड़ती है। अभी आपने कैसे बंगाली साहब की बात की, वो भी उस मार्केट को सस्पिशियस हैं। जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सब मार्केट की सस्पिशन रखते हैं। आप वाहिद है मेरा ख्याल, एक बंदे या शायद एक दो और हैं, पर ज्यादा नहीं है। बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट मार्केट चाहते ही नहीं। जब मार्केट का नाम लोग एकदम पड़ जाते हैं, मार्केट फेलियर और पता नहीं क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, मार्केट होगी। तो क्या आप समझते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट इतने क्यों मार्केट के खिलाफ है? ये क्या उनकी इकोनॉमिक्स की कोई कमतरी है या हमारी कोई गलती है? क्या वजह मार्केट इतना गंदा लफ्ज है इस मुल्क में? आई थिंक एक चीज तो ये है कि पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट भी और इन जनरल, सक्सेस इज नॉट
facilitated और उसको नहीं, उसको बुरा समझा जाता है कि समझे ये जरूर कोई 2 नंबरी काम हुआ है. So anybody who becomes big becomes a target. तो अगर पाकिस्तान की अगर आपने देखनी है एंटरप्रेन्योरशिप, तो एज लॉन्ग एज यू आर अ स्मॉल शॉपकीपर और छोटा मोटा काम आप कर रहे हैं, 4 5 10 बंदे रखे हुए हैं, तो यू आर फाइन, you are below the radar. So I think the stock market is not really a reflection of the economy in that sense, because इस वक्त it is about 12% of GDP, and our when I was there we had crossed almost 50-60% से ऊपर चले गए थे. लेकिन अब उस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बड़ी कम है. नंबर 2, I mean the last 2-3 years inflation has been so high and devaluation भी बहुत हुई है. तो most of the listed companies, their assets have inflationary boost है उसमें. And so the replacement value of these assets in dollar terms, in rupee terms, has really gone up. And therefore, it is taking a long time to adjust. So I don't think it is something which we can be very happy about. It is coming 100,000 कर गया और ये future के लिए बड़ी अच्छी बात है. But it is just catching up with the past. Unfortunately, इसका नतीजा ये होगा कि government will think that they have won the battle and we don't need to do any more reforms. I think the stock market is about 12% of GDP, which is very, very low and insignificant in terms of how much it reflects the economy or the whether we have mission accomplished or not. But I think in the sense that people think it is a positive sign. So, but the thing is that we should have a lot more IPOs for this. We should have a lot more kind of listings in this thing. And if that can be done, so it might be a good beginning in terms of really having a stock market which can play a good role. कि हम प्राइवेटाइजेशन स्टॉक मार्केट के थ्रू क्यों नहीं करते? डबल फायदा है, एक तो ट्रांसपेरेंट भी होगी, दूसरी स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी. पर हमारी हुकूमत प्राइवेटाइजेशन स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं करती. मैगी थैचर ने की, वो जिस लोग व्हाटएवर अमेरिका, बर्तानिया, रशिया वगैरह में सब जगह, यहाँ नहीं करते. I think अगर तो आपने स्टॉक मार्केट में, I think all the public sector companies should be listed in the stock market, and 10% or 15% जो भी उनकी शेयर होल्डिंग है वो मार्केट पे आप लगाएं, because it will give you an indication of what their performance is and what is their worth. But ultimately, if you want to have a large block transfer out of the hands of the government into the private sector, so you need to have some large investors come in and buy it out. Unfortunately, privatization has become such a problem in Pakistan because of transparency issues. But I agree that the most transparent method would be to start with the stock market rather than hiring a consultant who has no idea of एक आखिरी Pakistan. सवाल आपसे पूछूं कि ये बताइए कि लोग बड़ा शोर मचाते हैं कि इन जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, खास तौर पे हमारे जर्नलिस्ट, वो IMF वाले देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या है और क्या कहते हैं अपनी इन्फ्लेशन क्या है, इस किस्म की चीजें, या करंट अकाउंट क्या है. 2 इंडिकेटर जो मेरे फेवरेट है वो कोई नहीं देखता. मेरा ख्याल अमेरिका में वो देखते हैं. एक तो है इन्वेस्टमेंट, दूसरी है एम्प्लॉयमेंट. हम ये दोनों चीजें देखते हैं और एम्प्लॉयमेंट में हमें क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, क्वालिटी देखनी पड़ेगी. हमारी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत गंदी है. सारे गवर्नमेंट सर्वेंट की एम्प्लॉयमेंट और कोई नहीं है. और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट तो हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है. अब तो मेरा ख्याल आपके जमाने में शायद इट वाज द हाईएस्ट, केम अप टू अबाउट 15, नहीं सॉरी, मे बी 20%. पर हमारी 23%. थ्रू आउट हमारी इन्वेस्टमेंट 15% रही है. 15% के लगभग. देखिए नदीम, I think the number one issue when I was the finance minister, तो हमारी investment to GDP had reached about 23%. And it was improving I mean, as we were going along, it was improving quite a bit. क्योंकि हमारा focus was not on taxes. Our focus was on investment climate, and talking to big investors in Davos here and there. I mean, lots of people were
looking at the Pakistani story, and they were, Pakistan being a frontline state, they genuinely wanted to invest in Pakistan. But अब तो हमारा focus is on taxes, and taxes is anti-investment. आपने तो इतना खराब कर दिया है investment climate के people whoever would like to invest will spend the rest of their lives talking about their taxes with the tax authorities कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, and all those questions. And one thing we did during my time in the government, we had banned FBR from carrying out any direct interaction with the taxpayer. And we had started a self-assessment scheme under which we said, whatever tax return you file, we'll accept it. And in the process, we were also setting up our databases, and we had given almost a 5-year period in which get your taxes in good shape. After that, we will do an audit and all that. And the results were very good. The tax receipts started to go up. I mean, from $5 billion, I think we took it to almost $20 billion in those days, or without the FBR actually going and harassing people. So I think we need a system where we can fix FBR. It has to be data-based. It has to be based on technology, and the interaction with the taxpayer has to be eliminated, and it has to be simplified. And the tax rates, I think, are just too high. Everything in this country is being taxed. The sales tax and even the poor have to pay taxes, the farmers are paying, everybody is paying taxes to run a very, very inefficient government. So I think the strategy should be to take the tax harassment out, go to a self-assessment scheme, simplify the tax rates, cut your expenditures so you are not so much dependent on taxes. Cut, I would say, at least 5 to 6 trillion rupees के expenditure cuts लगाएं, और उसके बाद आगे चलें, and put reasonable tax rates. I mean, having tax rates now exceeding 40%, 45%, even the corporate tax rate is probably the highest in the subcontinent. So हमें focus investment पे अगर हम करेंगे, so that will generate the employment also, the other indicator which you are really talking about. And that is very, very critical कि आपकी employment generation हो, आपकी investment हो, और उससे साथ साथ आपकी income levels ऊपर जाएं. ये तो नहीं है कि आपने inflation पिछले 3 सालों में जो किया है तो earnings तो उसकी याद ही भी नहीं हुई. So we are actually, everybody is poorer than before. So I think ये बड़ी major reforms चाहिए, starting with cutting down the government, cutting down the ministries, cutting down the regulatory frameworks, and reducing the role of the bureaucracy, cutting the taxes, and let the people, let the entrepreneurial spirits come forward. क्योंकि हर जगह पे आपके इतने hurdles हैं कि I mean it's impossible to be a manufacturer or a service provider. And when you know that even the बिजली 3 दफा तो हमारे इंटरव्यू में बिजली गई, so आप सोच सकते हैं कि जो IT वगैरह वाले जो लोग काम कर रहे हैं, where internet is also very sporadic, and बिल्कुल ठीक. so ये चीजें we have to create the ecosystem for a very efficient, effective economy which self-propels itself going forward. And Shaji, thank you very much. It's been wonderful. This is not the last interview we'll do. We'll do many more because quite frankly, बहुत सारी issues cover करने हैं. अभी तो हमने सरसरी बातें की है. इंशाल्लाह बहुत डेप्थ में जाएंगे, इंशाल्लाह और बात करेंगे. बट नाज़रीन, आप देखें, शाहजी जो एक बात कह रहे हैं जो मेरा ख्याल बहुत जरूरी है, जो समझने की जरूरत है. हमें बहुत ही डीप रिफॉर्म का मतलब ये कि अपना काम करने का तरीका पूरा चेंज करना, रहन सहन का तरीका अपना सब कुछ चेंज करना है. हम माजी से बाहर निकल रहे हैं. सऊदी अरेबिया को देखें, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है. सऊदी अरेबिया अब दुआ लिपा को बुला लिया है. वो भी, मैं नहीं कहता सिर्फ औरतों को, बट उन्हें सऊदी अरेबिया ने एक्सट्रीम लिबरलाइजेशन कर दी है, जो हमें भी सोचना चाहिए. जो शाहजी कह रहे हैं, बड़े अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, कट
कट कट, चेंज चेंज चेंज, ये हमें चाहिए। और इस पे हमने बहुत बातें करनी है अभी तो इब्तिदाई इश्क है। इंशाल्लाह शाह जी दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Nadeem. थैंक यू। It was a pleasure.